वेलकम टू इंस्पिरेशन बीपीएससी। करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 171 से 180 तक देखेंगे। वीडियो में अगर आपको लग रहा हो कि मैं फास्ट बोल रहा हूं तो आप उसे स्लो कर लेंगे, और अगर आपको लग रहा हो कि मैं धीरे बोल रहा हूं तो आप फास्ट कर लेंगे। दोनों ही ऑप्शंस यूट्यूब में होते हैं। दूसरी बात, हम लोग जो 10 क्वेश्चंस हर वीडियो में करते हैं उसमें उन क्वेश्चन से रिलेटेड स्टैटिक जीके भी देख लेते हैं, बेसिक्स भी देख लेते हैं। तो हम लोग जो टॉपिक्स हैं उनके स्टैटिक पोर्शन भी करते जा रहे हैं, जो आपको बेसिक जीके में प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम्स में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 171। भारत में किस टाइगर रिजर्व को हाल ही में TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर हो जाएगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो देख लेते हैं TX2 पुरस्कार क्या है और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है कहाँ। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इरोड जिला तमिलनाडु को 2010 के बाद से बाघों की संख्या दोगुनी होकर 80 होने के बाद प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार दिया गया है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के अलावा नेपाल में बर्दिया नेशनल पार्क ने संयुक्त रूप से बाघों की जनसंख्या को दोगुना करने के लिए इस वर्ष का TX2 पुरस्कार जीता है। तो संयुक्त रूप से दो टाइगर रिजर्व को मिला है, एक नेपाल का बर्दिया नेशनल पार्क और दूसरा तमिलनाडु का जो कि भारत में है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, TX2 क्या है, देखिए टी से टाइगर इंटू 2 मतलब टाइगर को की संख्या को डबल करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो इस साल मिला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और बर्दिया नेशनल पार्क नेपाल को। आगे के पॉइंट्स देखते हैं। TX2 टाइगर कंजर्वेशन अवार्ड अन्य संरक्षण संगठनों के साथ कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स द्वारा दिया जाता है। तो यह अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो एक संस्था है जिसका नाम है कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, CATS, कैट्स। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि कैट्स संस्था किस चीज से रिलेटेड है? तो बाघों के संरक्षण से रिलेटेड है। ये प्रश्न यूपीएससी में आ चुका है। ठीक है, तो TX2 टाइगर कंजर्वेशन अवार्ड जो है वो अन्य संरक्षण संगठनों के साथ, मतलब कैट्स जो है वो अन्य संरक्षण संगठनों के साथ मिलकर इस TX2 अवार्ड को देती है। अब कुछ भारत में जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनके बारे में और टाइगर हैं उनके बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। भारत टाइगर रिजर्व वाले 13 देशों में से एक है जिसने 2010 में 2022 तक अपनी बाघों की आबादी को दोगुना करने का फैसला किया था। ठीक है, तो 13 कंट्रीज हैं। ठीक है, 13 कंट्रीज ने मिलकर 2010 में यह तय किया कि हम लोग 2022 तक अपने देश की बाघों की संख्या को दोगुना कर देंगे, उसमें भारत भी एक है। ठीक है, इन देशों को टाइगर रेंज कंट्रीज कहते हैं। ठीक है, टाइगर रेंज कंट्रीज, तो टाइगर रेंज कंट्रीज में भारत भी है। और देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था जिसने बाघों के संरक्षण को बढ़ावा दिया। तो प्रश्न ये बन सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। और 2008 की बाघ जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 2967 बाघ हैं। ठीक है, कितने हैं? 2967। ठीक है, 2967 यानी कि 3000 से 33 कम, यानी कि 3000 से 33 कम कर दीजिए, यानी कि 2967 बाघ हैं 2008 की बाघ जनगणना के अनुसार भारत में। ठीक है, भारत वर्तमान में बाघों की सबसे बड़ी आबादी है। मतलब भारत में वर्तमान में बाघों की सबसे बड़ी आबादी है पूरी दुनिया में, और भारत दुनिया के 80% बाघों का घर है, यानी कि दुनिया के 80% बाघ भारत में ही हैं। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में पाए जाते हैं। और भारत में 53 टाइगर रिजर्व है। कितने हैं? 53 हैं। और मध्य प्रदेश में बाघों की सबसे बड़ी आबादी है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि भारत में सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 172, धवन वन हाल ही में चर्चा में था, यह क्या है? उत्तर हो जाएगा भारत का पहला निजी तौर पर विकसित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन। ठीक है, इसमें 2 फैक्ट्स हैं वो आपको देखना है, 3 फैक्ट्स हैं। एक तो ये भारत का है, दूसरा पहला निजी तौर पर विकसित है, यानी प्राइवेटली बनाया गया है। किसी सरकारी संस्था यानी इसरो, DRDO इन्होंने नहीं बनाया है, किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाया है। तो ये पहला निजी तौर पर विकसित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। ठीक है, यानी कि रॉकेट इंजन है।
और क्रायोजेनिक है, उसको हम लोग आगे देखेंगे कि रॉकेट क्रायोजेनिक इंजन होता क्या है। तो हैदराबाद स्थित एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काई रूट, ठीक है, एरोस्पेस, उस कंपनी का नाम क्या है, प्राइवेट कंपनी का नाम जिसने इसको बनाया है, स्काई रूट एरोस्पेस, ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित पूरी तरह से क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ठीक है, रॉकेट इंजन धवन-1 का नाम भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक सतीश धवन के नाम पर रखा गया है। क्रायोजेनिक इंजन प्रणोदक यानी कि प्रोपेलेंट्स के रूप में तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं, यानी लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस में पूछ सकता है कि क्रायोजेनिक इंजन निम्नलिखित में से कौन से प्रोपेलेंट्स यानी प्रणोदक को यूज करता है, तो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है, यूज करता है। इन लिक्विड हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कितने डिग्री पर लिक्विड किया जाता है, तो 183 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन को और 293 डिग्री माइनस 183 डिग्री सेल्सियस को ऑक्सीजन को और माइनस 253 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन को लिक्विफाई किया जाता है और उसको रॉकेट के इंजन में रखा जाता है। इसको फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। क्यों लिक्विड के तौर पर रखा जाता है, क्योंकि जब आप लिक्विफाई कर देंगे तो जगह भी कम लेगा और बाकी गैसों से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा आपको एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो एनर्जी वैल्यू बढ़ जाती है और पर यूनिट मास जो एनर्जी देता है ये क्रायोजेनिक इंजन वो ज़्यादा देता है बाकी इंजन के मुकाबले। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष, ये एक दूसरा न्यूज़ है जो आप याद कर लीजिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। विकास इंजन याद रखिएगा, जो भारत के पहले मानव वाहक रॉकेट को शक्ति प्रदान करेगा। ठीक है, तो जो भारत का पहला जो आदमी मतलब किसी मानव को ले जाने वाला जो रॉकेट होगा, जो कि गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन, गगनयान जो हम लोग जो इसरो एक मिशन करने वाला है जिसमें कोई मानव जाएगा, उस मानव को ले जाने वाले रॉकेट में विकास इंजन लगेगा। ठीक है, तो उसका सफलतापूर्वक परीक्षण इसरो ने किया है। ठीक है, अभी इसरो के चेयरमैन कौन बने हैं, एस सोमनाथ। ठीक है, वो हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 173, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 का आयोजन कब किया गया? कब किया गया? 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 तक। ये आपको याद हो जाएगा क्योंकि यह उसी सप्ताह में किया जाता है जिस सप्ताह में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। ठीक है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी द्वारा 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 का आयोजन किया गया है। ठीक है, वार्षिक कार्यक्रम उस सप्ताह के दौरान मनाया जाता है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन आता है, जो 31 अक्टूबर यानी राष्ट्रीय एकता दिवस को आयोजित किया जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन कब है? 31 अक्टूबर। उस दिन को हम लोग किस दिन के रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये जो सप्ताह है सतर्कता जागरूकता सप्ताह, ठीक है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 कब से कब? 26 अक्टूबर से 1 नवंबर और 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। ठीक है, आगे देखते हैं सीबीसी की स्थापना। सीबीसी के बारे में देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। सीबीसी की स्थापना यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ना, की स्थापना भारत सरकार ने 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर की थी। ये भी क्वेश्चन आता है कि किस समिति की सिफारिश पर सीबीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग बना था। ठीक है, तो किस पे बना था? संथानम समिति की सिफारिश पर। इसे सीबीसी अधिनियम यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के तहत एक वैधानिक निकाय बनाया गया था। यानी कि ये एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी कि संविधान में इसका प्रावधान नहीं है, लॉ के द्वारा इसको बनाया गया। मतलब इसको 2003 में इसको लॉ के द्वारा वैधानिक निकाय बना दिया गया। पहले यह वैधानिक निकाय 2003 के पहले नहीं था। सीबीसी का नेतृत्व एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त करता है जिसकी सहायता के लिए 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। तो एक होता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और 2 होते हैं विजिलेंस कमिश्नर्स। ठीक है, 2 होते हैं विजिलेंस
कमिश्नर्स। तो टोटल 3 मेंबर हो गए इसमें, वो भी आप ध्यान में रखिएगा कि सीबीसी में टोटल 3 मेंबर होते हैं। अब केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा के में विपक्ष के नेता की एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो यह भी, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है आपके पॉलिटी सेक्शन में कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसकी सिफारिश पे? तो एक समिति की सिफारिश में, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, गृह मंत्री सदस्य होते हैं और लोकसभा के विपक्ष के नेता भी एक सदस्य होते हैं। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल। क्वेश्चन नंबर 174, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन के रूप में नामित किया गया है? ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। किस दिन को? 25 नवंबर। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र नामित इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 25 नवंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। ठीक है, दुनिया भर में। आगे देखते हैं, अब वीमेन से रिलेटेड कुछ और भी दिवस मनाए जाते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित एक अंतर्राष्ट्रीय पालन दिवस है। यह 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग 25 नवंबर को क्या मनाते हैं? 25 नवंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। मतलब जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है उसके उन्मूलन के लिए 25 नवंबर को एक दिवस मनाते हैं। फिर 11 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। तो सब ये भिन्न भिन्न है, डिफरेंट डेज हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 175, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? तो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के रूप में चुना गया है शिव नादर और मल्लिका श्रीनिवासन को। ठीक है, शिव नादर और मल्लिका श्रीनिवासन को किस चीज के लिए? तो 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के लिए। कौन कौन ये लोग हैं थोड़ा सा जान लेते हैं। शिव नादर HCL टेक्नोलॉजीज एक IT कंपनी है लिमिटेड के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। मल्लिका श्रीनिवासन ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका नाम आप याद रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। हारून, अब देखिए शिव नादर का नाम एक और न्यूज़ में था, इसीलिए ये न्यूज़ मैंने यहीं पर डाल दिया है। हारून इंडिया और एडेलगिव, ठीक है, एडेलगिव, हारून इंडिया और एडेलगिव ने संयुक्त रूप से एडेलगिव हारून इंडिया परोपकार सूची 2021 जारी की है। ठीक है, मतलब फिलंथ्रॉपिक लिस्ट, जो फिलंथ्रॉपी करते हैं, जो परोपकार के लिए पैसा देते हैं, उसको फिलंथ्रॉपी बोलते हैं। तो ये परोपकारी सूची जारी हुई है। इस सूची में विप्रो के संस्थापक, विप्रो भी एक IT कंपनी है, विप्रो के संस्थापक अध्यक्ष अजीम प्रेम जी ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 9,713 करोड़ रुपए का दान दिया, जो एक दिन में लगभग 27 करोड़ रुपए है। HCL के बाद शिव नादर ने एक बार फिर 1263 करोड़ रुपए के वार्षिक दान के साथ सूची में दूसरा स्थान बरकरार रखा है। तो ये दूसरा स्थान आप याद कर लीजिएगा, शिव नादर का है। वो चूंकि पहला वाला जो हम लोग का पॉइंट था उसमें उनका नाम था, इसलिए मैंने ये सेकंड वाला तथ्य जोड़ दिया है। लेकिन आपको मुख्य रूप से याद करना है कि जो ये फिलंथ्रॉपी लिस्ट जारी हुई है इसमें सबसे ऊपर अजीम प्रेम जी हैं, और इनका ही नाम हर साल ऊपर रहता है, क्योंकि आप कंपेरिजन देख लीजिए, कंपेरिजन आपको देख लीजिए कितना ज़्यादा ये हर साल। तो आप अजीम प्रेम जी का नाम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 176, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 में किस राज्य ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए? राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 में कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए। आंतरिक व्यापार एवं उद्योग संवर्धन विभाग, ठीक है, जिसको DPIIT बोलते हैं, द्वारा परिकल्पित राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 में कर्नाटक ने राज्यों के बीच सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए। ठीक है, तो
सबसे ज़्यादा किसने प्राप्त किया? कर्नाटक ने, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021 में। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो आंतरिक व्यापार एवं उद्योग संवर्धन विभाग द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने 10 से 16 जनवरी 2022 तक पहले स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का वस्तुतः आयोजन किया है। तो क्वेश्चन ये यहां से भी पूछ सकता है कि सबसे पहला स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक कब से कब मनाया गया? तो 10 से 16 जनवरी। 10 से 16 जनवरी कौन मनाया? किसने मनाया? तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, इसका ये इंग्लिश में हो गया, और हिंदी में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय दो विभागों को का प्रशासन करता है, यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में दो विभाग है। एक तो वाणिज्य विभाग है, कॉमर्स डिपार्टमेंट, और दूसरा ये है आंतरिक व्यापार एवं उद्योग संवर्धन विभाग। देखिए, संवर्धन कर लीजिएगा, आंतरिक व्यापार एवं उद्योग संवर्धन विभाग। ठीक है, और पीयूष गोयल जो है वर्तमान वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 177, अभ्यास एक्वेरिन किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? अभ्यास एक्वेरिन किसके बीच? तो भारत और मालदीव के बीच। तो भारत और मालदीव के बीच अभ्यास एक्वेरिन 21 मालदीव के करदू द्वीप में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं उसके इर्द गिर्द थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी रहने से जो मुख्य टॉपिक है वो आपको याद रहेगा। तो इसके बारे में अगर आप 2-4 लाइन जानेंगे तो इतना आपको याद रह जाएगा कि इक्वेरिन जो है वो भारत और मालदीव के बीच सैन्य अभ्यास है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। धिवेही भाषा में इक्वेरिन का अर्थ मित्र है। ठीक है, धिवेही भाषा में इक्वेरिन का अर्थ मित्र होता है। यह भाषा कहाँ बोली जाती है? यह एक इंडियो आर्यन भाषा है। यह भारत, लक्षद्वीप और मालदीव में बोली जाती है। कौन सा? धिवेही। तो इसमें इक्वेरिन का मतलब मित्र होता है। तो भारत ने मालदीव्स को अपना मित्र समझा है, तो उसके साथ इक्वेरिन सैन्य अभ्यास करता है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग और भी युद्ध अभ्यास जो इंपॉर्टेंट न्यूज में हाल ही में थे उसको हम लोग देख लेते हैं। तो युद्ध अभ्यास, देखिए सिंपली हम लोग युद्ध अभ्यास के बारे में पढ़ रहे हैं, और युद्ध अभ्यास अगर पूछे तो हम लोग सबसे शक्तिशाली देश यूएस के साथ करते हैं। ठीक है, तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ करते हैं हम लोग युद्ध अभ्यास। शक्ति किसके साथ करते हैं? भारत और फ्रांस शक्ति सैन्य अभ्यास करते हैं, भारत और फ्रांस। ठीक है, तो देखिए हमने पहले भी वीडियो में इसको याद करने का तरीका बताया था। दुनिया में देखिएगा तो जो शक्ति मिलती है, ठीक है, वो वस्तुतः मतलब वो फाइनली कहाँ से मिलती है? तो वो सन से मिलती है। हर तरह की एनर्जी, पावर, वही सन एनर्जी ही डिफरेंट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो सन से जो हम लोग शक्ति लेते हैं, तो उसी के लिए हम लोगों ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रांस के साथ मिलकर बनाया था, फ्रांस के साथ। तो इसीलिए शक्ति आप याद रखिएगा, शक्ति जो सैन्य अभ्यास है वो फ्रांस के साथ है। अब मित्र शक्ति, तो भारत और श्रीलंका। कैसे इसको याद रखेंगे? तो श्री रामचंद्र ने रावण से कहा था कि मैं तुमको अपना मित्र मानता हूं, इसलिए तुम सीता को वापस कर दो। लेकिन रावण ने कहा, क्या कहा कि मैं आपको अपना मित्र नहीं मानता, मैं तो आपको अपना दुश्मन मानता हूं। तो श्रीलंका में गए थे श्री रामचंद्र सीता को वापस लाने, और उसको मित्र बना लेते रावण को, लेकिन फाइनली ऐसा हुआ नहीं। तो ये मित्र से आप याद रखिएगा कि भारत और श्रीलंका। गरुड़ शक्ति, भारत और इंडोनेशिया। देखिए इंडोनेशिया में एक गरुड़ विष्णु का बहुत बड़ा स्टैचू है। ठीक है, बहुत बड़ी मूर्ति है और बहुत फेमस है। ठीक है, तो उससे आप याद रखेंगे कि गरुड़ शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच है। कोंकण शक्ति, भारत और यूके, भारत और यूके। ठीक है, कोंकण शक्ति भारत और यूके। अजय योद्धा, ये भी भारत और यूके। तो देखिए जब यूके का शासन था भारत पे, तब यूके को अजय मतलब जिसको कोई नहीं जीत सकता, अजय का मतलब वही होता है जिसको कोई जीत नहीं सकता, ऐसा माना जाता था। लेकिन भारत ने योद्धा की तरह यूके को हटा दिया। तो अजय योद्धा किसके साथ होता है? अजय वॉरियर जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। हो सकता है अजय वॉरियर भी पूछ ले, क्योंकि
इंग्लिश का नाम बहुत बार कन्वर्ट उसी तरह से उसी नाम से लिया जाता है, ठीक है। तो अजय वारियर किसके साथ है? भारत और यूके। सूर्य किरण किरण देखिए, सूर्य जो है सबसे ऊपर, हम लोग का जो किरण है सूर्य की किरण वो ऊपर से आती है। तो भारत के मैप पे सबसे ऊपर, भारत के मैप में जस्ट सबसे ऊपर नेपाल का आपको मैप दिखाई देगा। तो उससे आप याद रखेंगे कि सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के बीच का है, ठीक है, भारत और नेपाल के बीच का है। कॉर्पेट, ये आपको याद रहेगा क्योंकि ट पे जोड़ है, तो ट से थाईलैंड, तो कॉर्पेट हो जाएगा भारत और थाईलैंड। और पासेक्स एक्सरसाइज हाल ही में भारत और रूस के साथ सैन्याभ्यास हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 178, भारत के किस राज्य में मेदाराम जातरा उत्सव मनाया जाता है? मेदाराम जातरा, ठीक है, तेलंगाना में। तो तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोया जनजाति द्वारा 4 दिनों तक मनाए जाने वाले कुंभ मेले के बाद मेदाराम जातरा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो मेदाराम जातरा। कहाँ होता है? तेलंगाना। कौन मनाता है? तो कोया जनजाति, ठीक है। मेदाराम जातरा को समक्का और सरलम्मा जातरा के नाम से भी जाना जाता है। ये 2 लोग थे, ठीक है, इन दोनों के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और मेदाराम एतुर नगरम, ठीक है, मेदाराम एतुर नगरम वन्य जीव अभयारण्य क्या में एक दूरस्थ स्थान है। तो ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक जगह का नाम है मेदाराम, ठीक है, उसी से इस फेस्टिवल का नाम आया है। यह 2 साल में एक बार माघ यानी फरवरी के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, फरवरी में मनाया जाता है मेदाराम जातरा। आगे बढ़ते हैं। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? फियरलेस गवर्नेंस, देखिए आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, तो इसकी लेखक है किरण बेदी। उनको बहुत फियरलेस पुलिस ऑफिसर के रूप में जाना जाता था, तो उन्हीं की ये किताब है। तो किरण बेदी भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने वाली पहली महिला थी, फर्स्ट वुमेन टू ज्वाइन इंडियन पुलिस सर्विस। कौन थी? किरण बेदी। ये भी क्वेश्चन जीके में कभी कभार पूछ लेता है। और जिन्होंने भारत में जेल सुधार शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, प्रिजन रिफॉर्म्स में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था किरण बेदी ने। और ये पहले पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजीबी रह चुकी हैं। वर्तमान चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ कौन है? वर्तमान चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हैं एयर मार्शल बालभद्र राधाकृष्ण, ठीक है, एयर मार्शल बालभद्र राधाकृष्ण। ये क्यों न्यूज में थे उसको देखते हैं। भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस से पहले 21 जनवरी 2022 को दिल्ली के इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की लौ को बगल के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में मिला दिया, ठीक है। तो जो अमर जवान ज्योति जो हमेशा जलते रहती थी, हमेशा प्रज्वलित होती रहती थी, उसको बगल में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है उसकी लौ के साथ मिला दिया गया। मतलब अब 2 की जगह एक ही जगह वो ज्योति चलेगी। समारोह का नेतृत्व चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एयर मार्शल बालभद्र राधाकृष्ण ने किया, ठीक है। इसका नेतृत्व किया था इन्होंने, इसीलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये किसको असिस्ट करते हैं? ये सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होते हैं उनको ये असिस्ट करते हैं, जिनका हाल ही में पहले जो सीडीएस थे स्वर्गीय विपिन रावत, उनका हाल ही में निधन हो गया है। आगे देखते हैं। अमर जवान ज्योति का उद्घाटन 1972 के गणतंत्र दिवस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था, ठीक है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति की शाश्वत ज्योति जलाई गई। तो 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था जिसमें इंडिया जीता था, उसी वॉर में जो सैनिक शहीद हुए थे उनको याद करने के लिए अमर जवान ज्योति का उद्घाटन 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। और जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था 25 फरवरी 2019 को, ठीक है। अब इसका जो लॉ है वो इसके साथ मिला दिया गया है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 के युद्ध में भारत की जीत के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय पर्व यानी विजय पर्व का उद्घाटन किया। हम लोग विजय पर्व मनाए, 50 साल हुआ था 1971 से लेकर, कब 50 साल हुआ? तो 2021 में हुआ। कब? दिसंबर में। तो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत के उपलक्ष्य में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है वो भी आप याद रखिएगा।
ठीक है, किस लिए? 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को हराने के लिए। तो PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, दोनों मीडियम में आपको, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में मिल जाएगा। आप अपनी तैयारी जारी रखिए, आशा है आने वाले परीक्षा जो 67वीं BPSC PT है या CDPO है, आप उसमें सफल होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।